अब ये एक वीडियो नीचे चल रही है, ये वीडियोस पहले आप सुन लें, जो मिर्जा साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, उनकी नौकरी के हवाले से। मेरी तो नौकरी एस्टेब्लिशमेंट ने 2017 में फारिग की है। मैं तो उनका डसा हूं। मैंने उस वक्त इमरान खान वजीर आजम जब 2018 में बना, मैंने उसे भी खत लिखा। मैंने एक एक बंदे को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं कोर्ट में गया। ये आज जो अतर मिनल्ला इतना नजरियाती बना है ना, इसके पास ही मेरा केस लगा था। उस वक्त ये उस एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा होता था, आज बड़ा नजरियाती बना हुआ है। ऑलमोस्ट 15 साल सर्विस की है। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली, और रिटायरमेंट कोई एजेंसियों का कोई इससे लेना देना नहीं था। बस ये दावत के हवाले से मसरूफियात ऐसी थी। उस वक्त मुझे ये रिटायरमेंट ऑफर की गई कि आप चूंकि एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं, तो पैरेलल में आप एक डिफेंस सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, तो आप बेहतर है कि रिटायरमेंट ले लें। तो मैंने तो वो कहना ना कि कुब्बे नु लात पे ही तो कुब निकल गया। तो मेरे जी वीडियो आपने सुन ली है जी। अब मिर्जा साहब मुझे ये बताएं कि कहां जाना है हमने। आप ये जो ऊपर वाली, ये जो ब्लैक वाली है वीडियो, जिसके अंदर ब्लैक जो है वो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, ये मेरे ख्याल में तला साहब के साथ पॉडकास्ट है इनकी, और उसके अंदर ये फरमा रहे हैं कि जी मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का डसा हुआ हूँ, और मैंने तो इमरान खान साहब और अतर मिनल्ला साहब और कहाँ मैंने रिट दायर की थी कि मेरे साथ ज्यादती हुई है नौकरी के मामले में जनाब साहब। अब दूसरी जो इनकी स्टेटमेंट है पहले की, उसमें ये फरमा रहे हैं कि कोई एजेंसियों का रोल नहीं था, बल्कि मुझे जो रिटायरमेंट है वो ऑफर की गई थी, कुब्बे नु लात वजी को बस सीधा हो गया, और जो एजेंसियां उनका कोई रोल नहीं था। मैं दावत का काम कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जो है वो एक हसास जगह के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो आप जो है वो रिटायरमेंट ले लें। तो मैंने रिटायरमेंट ले ली। कुब्बे नु लात वजी आप बड़े खुश थे। अब हजूर मुझे ये बता दें कि किधर जाना है हमने। हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं कि उस्ताद जी केड़े वाला उस्ताद जी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो तला साहब की पॉडकास्ट वाला उस्ताद जी डिलीट करूं या मैं उससे पहले वाला उस्ताद जी डिलीट करूं, क्योंकि एक उस्ताद जी तो मैंने डिलीट करना ही करना है। या तो मैं उधर बैठ जाऊं कि हाँ जी आप एस्टेब्लिशमेंट के डसे हुए हैं नौकरी के मामले में, या फिर मैं इधर बैठ जाऊं कि ये एजेंसियों का कोई किरदार नहीं था, कुब्बे नु लात वजी कुब्बा ठीक हो गया, तो मैंने तो जो है वो रिटायरमेंट ले ली। बड़ी आप हंसी खुशी से जो है वो आपने रिटायरमेंट ले ली। उस्ताद जी एक तो डिलीट करा दो, कोई एक जड़ा उस्ताद है वो डिलीट करा दो, या इधर वाला करा दो या इधर वाला डिलीट करा दो, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं कि मैंने कौन सा उस्ताद जी जो है वो फॉलो करना। मसला ये ना कि इंजीनियर साहब आप झूठ भी बड़ा वो सब्जेक्टिव किस्म की ये टर्म हो गई है ना, वो बयानात उधर से भी चलते हैं। अब एक बयान आपका भी चल रहा है और वो दोनों बयान मैंने आपके सुने, और उसमें एक जगह पे आप कह रहे हैं कि मैंने रिटायरमेंट ले ली और उसमें मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि दीगर मुसरफियात थी मजहब के हवाले से। लेकिन माजी में आप कह रहे थे, आपने बयान दिया कि एजेंसियां मेरे पीछे पड़ गई, एजेंसियों ने आपको नौकरी से निकलवाया और आपने इमरान खान को खत भी लिखा। तो ये तो कंप्लीट डिफरेंट आपके दो बयान। ना कोई अपोजिट नहीं है भाई, कोई अपोजिट नहीं। ये पूरा एक स्टेज हुई है ना। ये मुझसे आप पूछे ना, ये तो इसी तरीके से है कि आप कहेंगे कुरान पाक में ये स्टेटमेंट मौजूद है कि तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो, ठीक है। और फिर आप कहेंगे कुरान पाक में ये स्टेटमेंट भी मौजूद है कि जो शराब पीना है ये शैतानी काम है। तो ये मुख्तलिफ औकात की स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी आपस में कोरिलेट करती हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम में अब पिक एंड चूज तो बीच में से ना कोई करे। एक पूरी चीज स्टार्ट हुई, ये पूरी की पूरी गेम 2017 में स्टार्ट हुई, जुलाई के महीने में 5 जुलाई 2017 को मुझे टर्मिनेशन लेटर मिला। तो मैं गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की अदालत में। उस वक्त नून लीग का दौर था और 1 साल तक मेरा मुकदमा चलता रहा, ठीक है। और उसमें ये लोग पेश होते थे, एस्टेब्लिशमेंट के लोग, शौकत सिद्दीकी साहब इनको झाड़ते थे, कोई जवाब नहीं होता था, बताते ही नहीं थे कि क्या इल्जाम है। मुझे अंदर खाने पता चला कि मेरे ऊपर इन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम के साथ लिंक होने का झूठा इल्जाम लगाया हुआ था, सिर्फ इसलिए कि मुझे उन्होंने वहां से निकालना था। अच्छा, फिर शौकत सिद्दीकी साहब का वो मशहूर जमाना बयान आया जिसमें उन्होंने एक्सपोज कर दिया उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फिर ये केस चला गया जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में, जो कि शौकत सिद्दीकी साहब के निकाले जाने के बेनिफिशियरी साबित हुए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तो शौकत सिद्दीकी साहब ने बनना था। फिर अतर मिनल्ला साहब के पास गया, उन्होंने हमारे इदारे के जितने केसेस थे उनको कंबाइन करके 1-2 डेटे लगा के सारे केसेस ही फारिग कर दिए, क्योंकि उस वक्त उनको नजर आ रहा था कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट अकोमोडेट कर रही है और कल को मेरी तरक्की सुप्रीम कोर्ट में लिखी हुई है। ये नजरियाती तो बाद में हुए हैं ना खान साहब की तरह, पहले तो ये बैजो वालों के साथ होते हैं। तो इसने अतर मिनल्ला ने मेरा केस फारिग किया। अब ये भी बयान उठाएंगे कि जी ये तो कह रहा था शौकत सिद्दीकी की अदालत में लगा हुआ है, बाद में अतर मिनल्ला साहब को कह रहा हो। भाई सारी बातें दुरुस्त हैं, हमसे आके पूछो। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे पॉलिटिकल लीडर्स की तरह हम जब एस्टेब्लिशमेंट की वोट पे होते हैं तो उनके जो है वो कर देते हैं? ये अली भाई ये सारी बातें आपकी दुरुस्त, लेकिन आपका ही प्यार है। मैं मुकम्मल कर लूंगा, मैं ये पूरी बात मुकम्मल कर लूंगा, क्योंकि इन्होंने क्लिप काटा है ना, इन्हें पता नहीं है कि ये समझते हैं कि जिस तरह इनके पॉलिटिकल लीडर
दुनिया में पावर गेन करने की खातिर झूठ बोलते हैं और ये उनके बयानियों को झूठ से लेके चलते हैं, ये समझते हैं कि दीनदार लोग भी यही काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो वो अतर मिनल्ला साहब ने फारिग किया केस, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर खान साहब की गवर्नमेंट आई, मैंने खान साहब को लेटर लिखा। ये तो केस 2017 जुलाई से चला है, करते करते 2019 में आके इन्होंने फरवरी के महीने में मेरी सुनवाई हुई, इस एतबार से कि मुझे बुलाया गया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के इदारे की तरफ से कि आए जी आप अपना मुकदमा। मैंने कहा जी मैं तो जलील हो रहा हूं। वहां इन्होंने बात सुनी, इनके पास किसी बात का जवाब नहीं था। और करते करते फिर मुझे जब अंदाजा हुआ कि ये कोई मुझे अकोमोडेट नहीं करेंगे इस एतबार से कि इनसे गलती हुई है और इनकी आदत है कि गलती अपनी मानते नहीं है, तो फिर इनमें से चंद लोगों ने कहा कि सर जी अब तो आपका कद काट इतना बड़ा हो गया है, आप इदारे से भी बड़े हो गए हैं, तो ये केस को छोड़ें और आप जो रिटायरमेंट ले लें। तो उसमें फिर मैंने बोला था कि अल्टीमेटली अब जाहिर है कि मुझे अदालत से तो इंसाफ नहीं मिला, तो उस वक्त तक हमारे दावत का काम भी 2 सालों में इतना बड़ा हो गया और कुब्बे लत पे ही होता कुब निकल गया। अल्टीमेटली फिर जाके 2019 के एंड में ऑलमोस्ट अक्टूबर के महीने के अंदर मैंने जाके रिटायरमेंट ली। ये पूरी स्टोरी है। इसमें जो जो बात मैंने जहां जहां की हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त की हुई है। पर आपने सर फिर नौकरी अपनी मर्जी से तो नहीं छोड़ी ना? नौकरी तो आपको एजेंसियों का वो जो किरदार था या हुकूमत का जो किरदार था उसकी वजह से मजबूरन फिर ये नतीजा निकला ना। तो उनको क्लीन चिट जो आपने क्लीन चिट तो नहीं आप दे सकते किसी को? तो क्लीन चिट किसने दी है? आज तक मैंने क्लीन चिट नहीं दी। बताएं मैंने कब क्लीन चिट दी है? मैंने तो अभी ये जो हादिया मेरा प्रोग्राम हुआ है ना, जब मेरे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया तो मैंने दोबारा से कहा कि मेरे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के टाउट होने का इल्जाम लगा रहे हो कि जिसकी नौकरी उनकी वजह से फारिग हुई हुई है। ये तो मैंने जेल से निकल के दोबारा से बयान दिया है। असल में ये जो भगोड़ा साहब है ना, ये हमेशा आजकल उनकी मीम्स बन रही हैं। हमारे 2-3 स्टूडेंट्स ने मीम्स के चैनल बनाए हैं जिसमें इनकी हर चीज खुल जाती है। अब ये ताजा आप देख ले, जेल से निकलने के बाद 2 तो इसके बयान पकड़े गए ना, इस्तिस्ना वाला और दूसरा जो है वो ये भी पतंगबाजी वाला, और तीसरा आपके प्रोग्राम में पकड़ा गया। और भी कोई है तो मुझसे पूछ लें। मैंने इस भगोड़े को, चले मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि आप मीडिएटर बन जाए, इसको भगोड़े को क्या ऑनलाइन आए मुझसे बात कर ले। आप ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज साहब और आपको लाइव कर दिया जाए? उठाए, इसने आज तक मेरे ऊपर जितने इल्जाम लगाए हैं यूट्यूब के ऊपर वो खोले और बताए मैंने ये बात इस तरह की हुई है। और मैं आपको ये दाढ़ी पे हाथ फेर के कह रहा हूं, ये कभी भी मेरे सामने नहीं बैठेगा। और जिस दिन बैठेगा ना ये, इंशाअल्लाह ताला इसके झूठ सबके सामने एक्सपोज हो जाएंगे। ये 3 आपने भी बताई ना बातें, मैंने तीनों खोल के रख दी हैं। ये इंतहाई झूठा इंसान है और मुझे दुख है कि ये बंदा दाढ़ी रख के दीनदार हुलिया अडॉप्ट करके झूठ बोलता है, झूठ पकड़ा जाता है। इसके साथ के साथियों ने मुझसे माफी मांग ली, ठीक है, लेकिन इससे माफी की तौफीक नहीं मिल रही। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि मौकिफ हो सकता है कि दोनों का ही दुरुस्त हो, इसलिए लेकिन अजी आप छोड़ दे, नहीं दोनों का कहां से दुरुस्त हो? इस तरह हो नहीं सकता कि 2 बैक दुरुस्त हो। या मैंने इस्तिस्ना को सपोर्ट किया होगा या मुखालफत की होगी, ठीक है। तो ये देख ले, इसने बयान लिखा हुआ पड़ा है, उसमें से आधी स्टेटमेंट इसने पढ़ी, आधी पढ़ी नहीं है। तो आप मीडिएटर बन जाए ना। देखें मैं तो तैयार हूं ना। और आज यूट्यूब की दुनिया है, ये लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया है, आप सामने बैठे हमें 5-5 मिनट दें, ये वो सारे जमा जो अपनी वीडियोस में लगाते हैं एक एक रखे, मैं जवाब दूंगा। अगर ना निकले मैं एलानिया रुजू करूंगा और इंशाल्लाह ताला इसके सारे जमात झूठे साबित होंगे। अच्छा, एक आपका बयान जो है ना वो हर कुछ माह के बाद मैं देखता हूं, कभी टिकटॉक पे नजर आ जाता है, कभी किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उसके साथ फिर कोई और बयान भी चल रहा होता है। आपके ऑब्वियसली सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो बयान है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अब अगर जाए सऊदी अरब में भी और किसी चीज उधर छत पे भी खड़े होकर वो कहें तो फिर भी उनको कोई उनकी बात नहीं मानेगा। मतलब इतने खुदा न खास्ता वो गैर मोतबर हो गए। तो वो बयान किस कॉन्टेक्स्ट में है वो बार बार शेयर किया जाता है, और फिर जब आप कहीं पे तारीफ कर रहे होते हैं तो लोग वो पिछला बयान चला रहे होते हैं कि जो इतने गैर मोतबर हैं वो इतने ज्यादा मोतबर कैसे हो गए? नहीं तो किसने क्या मोतबर हो गए? मेरे मोतबर होने वाला बयान बताएं किधर है जो मैंने कहा कि मोतबर हो गए और अवाम को यकीन आ गया कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिशमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने कभी ये कहा है? तो मेरा तो बयान वही है, अपनी जगह के ऊपर है। मैंने तो उसमें कोई तब्दीली नहीं की है। और ये बयान भी खान साहब के निकाले जाने के बाद था। ये एक हजरत भगोड़ा साहब जो बैठे हुए हैं यूके में, उन्होंने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि जब खान साहब वजीर आजम थे तो उस वक्त वो उनके हक में बात करता था। ये उनके निकाले जाने के बाद का बयान है मेरा, और मैं इस बयान के ऊपर आज तक कायम हूं। हमारे दोस्त इमरान रियाज का जिक्र कर रहे हैं, वो तो अब आपने 2-3 दफा जिक्र किया है बरतानिया का, तो आप इमरान खान साहब से मिलना भी चाहते थे उस जमाने में। आपने कहा था इमरान रियाज से कि मेरी मुलाकात करवा दें। मैंने तो नाम नहीं लिया, आपने खुद ही नाम ले दिया। मैं नहीं चाहता था मैं नाम लूं जी। मुझे कोई शौक नहीं मिलने का। और दूसरी बात, मैं अगर एस्टेब्लिशमेंट का छोड़ा हुआ बंदा हूं तो मैं उन हजरत भगोड़ा साहब की इस डॉक्ट्रिन को वैसे ही खत्म कर दूंगा एक जुमले से। अगर मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट का छोड़ा हुआ मोहरा था तो मुझे खान साहब से मिलने के लिए भगोड़ा साहब की जरूरत थी? नहीं, आप लॉजिकली बताएं। उस वक्त भगोड़ा साहब मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं
अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट का छोड़ा हुआ बंदा हूं तो मुझे किसी भगोड़े की जरूरत है वक्त के प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए? अल्लाह का शुक्र है मैं आज तक कभी भी किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं मिला, ना कभी मैंने फोन पे बात की, ना कभी किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे के साथ मेरी इस हवाले से कभी कोई डिस्कशन हुई। हाँ, हमारे जो रियासती इदारों के लोग हैं, हमारी इंतजामिया, कभी डिप्टी कमिश्नर या पुलिस के लोग, अगर मुझे वो अपनी एकेडमी के कभी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलवा लें वो एक अलग बात, अदरवाइज मेरे कोई इस किस्म के किसी के साथ ताल्लुकात नहीं। मैं आज तक कभी ISPR की किसी ब्रीफिंग के अंदर शामिल नहीं हुआ जहां पे ये सारे उलमा बैठे होते हैं। ये पिछले दिनों भी 2500 उलमा जमा हुए तो मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था। मुझे अगर कोई बुलाया भी तो मैं इनकार कर देता हूँ। बुलाया गया था ये जो पिछले दिनों कन्वेंशन हुआ जिसमें तमाम उलमा आए थे, आपको बुलाया? वो नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाया गया था। उसकी वजह यह है कि मुझे बुलाने का रिस्क कौन ले सकता है, क्योंकि मैं तो सफेद जवाब दूंगा कि भाई मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उन्हें मेरी तबीयत का पता है। देखें, जो बंदा PTI की सोशल मीडिया पे मकबूलियत का लिहाज नहीं कर रहा और अकेला बंदा उनके पूरे बयानिए को उलट के रख देता है जो झूठ बोलते हैं मेरे बारे में, तो उसको कौन अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है? मुझे तो PTI की सोशल मीडिया के लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते तो एस्टेब्लिशमेंट कैसे करेगी? अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है इंजीनियर साहब कि आप जिस तरह आप जो लोग मुल्क छोड़ के चले गए, किसी आप भगोड़ा भी कह रहे हैं और ऑब्वियसली कुछ साफियों की तरफ आपका इशारा है। अब आप नहीं समझते कि उनके साथ जो यहाँ पे हुआ, जिस तरीके से गायब कर दिया गया, जिस तरीके से मुकदमात बने, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिंपैथी होनी चाहिए? उनके साथ ज्यादती हुई, अगर आप भी उनको भगोड़ा कहेंगे तो आप तो एक तरह से उस सारी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो डिजर्व करते हैं कि उनके साथ ये हो। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं इस मामले में, लेकिन एक एक्सेप्शन के साथ। ये मैं भगोड़ा उनको कह रहा हूं जो नवाज शरीफ साहब को यहां से जाने पर भगोड़ा कहते थे, जरदारी साहब को यहां से जाने पर भगोड़ा कहते थे, और उस वक्त जब हम उनसे पूछते थे तो ये हमें उस वक्त ये पट्टी पढ़ाते थे कि अगर वो सही है तो अदालतों का सामना करें ना। और जब हम ये कहते थे कि अदालतें कंप्रोमाइज है तो वो कहते थे नहीं नहीं। अब वही सारी बातें ये कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी डॉक्ट्रिन में इनको भगोड़ा कहा जाता है। अगर इन्होंने दूसरों को भगोड़ा ना कहा होता तो हम ये बात इन पर ना करते। इनको हम रियलाइज करवा रहे हैं ये बात कह के कि आप दूसरों के बारे में कमेंट्स करते थे, आज आप उसी हीट से गुजरे तो आपको अंदाजा हुआ। जिस तरह आज आपको यकीन है ना कि ये अदालतें आपको इंसाफ नहीं देंगी, तो उस वक्त वो बाबा डैम की अदालत भी उनको इंसाफ नहीं दे सकती थी। लिहाजा दोनों एक ही जगह पे खड़े हुए हैं। मेहरबानी करके इंजीनियर साहब को नजरियाती होने का कोई इस तरह की बात ना करें। हम इनको बताना चाह रहे हैं आप आपस की लड़ाई लड़ें, आप दोनों एक ही ये तो देखें, ये तो आप सबको एक पेज पे आ जाना चाहिए। अब उन्होंने भी ये रियलाइज कर लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने जाके किसी ने बलोच मिसिंग पर्संस के जो लवाकिन है उनसे माफी मांगी, किसी ने और कहा, और आप भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर तो कॉन्सेंसस होना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल में कोई इख्तलाफ की वजह नहीं होनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि इस निजाम में किसी के साथ भी ज्यादती हो सकती है। जी, तो वो मैं फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपने जो पुराने बयानात लोगों के बारे में देते रहे, कहीं इन्होंने रुजू किया है कि हमने जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, या बाकी उस वक्त के पॉलिटिकल लोग थे जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर झूठा केस बनाया गया, मिफ्ता इस्माइल के ऊपर, खाकान अब्बासी के ऊपर, इसके ऊपर कोई इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है ये कह के जी उस वक्त हम गलत थे? अच्छा, एक और चीज, अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बहुत सारे बयानात करवाते रहते हैं। कोई करवाई, मुझे पता है, मैं बड़ा क्लोजली देख रहा होता हूँ। मैं जिस तरह मौलियों की दाई हूं ना, मैं इंसाफियों की भी दाई हूं। मैं क्लोजली देख रहा होता हूँ। सिर्फ बलोचिस्तान के मसले में हजरत भगोड़ा ने रुजू किया है। बलोचिस्तान के मसले में मुझ पे जो 5 इल्जाम लगाए, किसी एक पे भी रुजू नहीं किया। अभी ये दोबारा इस्तिस्ना के मसले पे लगाया, रुजू नहीं किया। पतंगबाजी पे लगाया, कोई रुजू नहीं किया। अभी हालिया ये 1 महीने में 2 वाकयात हो चुके हैं। तो भाई क्या जाता है अगर ये रुजू कर लें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम सेम पेज में होंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि झूठ से ये तौबा करें। जिस दिन झूठ से तौबा करें, मेरी इनके साथ सुलह है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैंने आपका एक क्लिप देखा जिसमें आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग मिलने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, जज भी फोन करते हैं, जर्नैलों की कॉलें भी आती हैं, लेकिन हम सिर्फ इतवार वाले दिन मिलते हैं। तो सिर्फ आपकी मुलाकात इतवार वाले दिन होती है? और ये कौन से जज हैं, कौन से जर्नल हैं जो आपसे मिलने आते हैं? कोई आम बंदा भी मिलने आए तो उसको भी आप मिल लेते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों से ही मुलाकातें होती हैं? नहीं, मैं सबको मिलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सैकड़ों लोग हर संडे को आते हैं शनाख्ती कार्ड दिखा के, ताकि हम नोट कर लें कि वो कहाँ से आए हैं, और उसके बाद फिर हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं, ताकि अगली दफा और लोग आए, क्योंकि हमारे पास तो जगह ही 350-400 लोगों की है। इससे ज्यादा हो तो फिर सीढ़ियों में खड़ा होना पड़ता है। तो ये जो लोग भी यहाँ पर आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ एक तरीके से शुरू किया जाता है। सबके साथ मैं मुसाफा करता हूँ, सबके साथ तस्वीर खिंचवाता हूँ। और रहा ये वो जज, जर्नैल या वकला या प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो जाहिर है कि इसमें
कोई हाजिर ड्यूटी जो जजेस हैं वो आए तो वो तो ज़ाहिर है कैमरे पे नहीं आना चाहते, तो उनसे कभी कभार कभी कोई फोन पे कोई मसला कोई शरीक तौर पे डिस्कस करना चाहे तो मैं कर लेता हूँ। हाँ, रहे जहां तक जर्नैल्स का मामला है तो वो रिटायर्ड जर्नैल आते हैं, हाजिर ड्यूटी जर्नैल्स के साथ तो हमने कभी रिस्क नहीं रखा कि उनके साथ कोई फोन पे बात की जाए, क्योंकि फिर बात कहीं और से और निकल जाती है। तो मैं कोई अपना ऐसा वीक पॉइंट नहीं देता कि कल को मेरी कोई कॉल जो है रिकॉर्ड हुई बाहर आ जाए, तो इस तरह का कोई मामला है ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बेदाग माजी है मेरा।